हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश और आप देख रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइट, जो कि 10th का चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये किस तरीके से होता है, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मिरर्स, मिरर क्या होता है आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी स्मूथ सरफेस है या तो वो मिरर हो सकता है या तो फिर कोई वॉल हो सकता है, अगर उससे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है और उसमें स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपका मिरर है, ये भी एक स्मूथ सरफेस होता है। तो द स्मूथ और पॉली सरफेस दैट फॉर्म्स एन इमेज, ये क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। ठीक है ना। हर तरह का पॉलिश सरफेस इमेज फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिरर एक ऐसा पॉलिश और स्मूथ सरफेस होता है जो कि इमेज फॉर्म कर पाता है। देखिए टाइप्स ऑफ इमेज, कितने तरह के टाइप्स ऑफ इमेज होते हैं, थ्री टाइप, मतलब कि टू टाइप्स की इमेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो कि आप घर पे यूज करते हैं, ठीक है ना। और स्फेरिकल मिरर जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कनकेव, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स। दो टाइप के मिरर होते हैं। इसका जो सरफेस होता है ये थोड़ा कर्व्ड होता है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई प्लेन मिरर होगा, उसमें कोई इमेज बन रहा होगा, जैसे कि हम लोग के घर पे बनता है, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक मिरर ले लिया। ये जो है ये आपका क्या है, प्लेन मिरर। देखो ये एक पॉइंट ए है और ये क्या है आपका बी है। ये एक मिरर है। वैसे देखो मिरर को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप एक ग्लास का एक सीट ले लीजिए। ग्लास के सीट को एक साइड से क्या करना है आपको, सिल्वर प्लेटिंग या तो फिर उसमें एल्यूमिनियम का एक लेयर चढ़ा देना। उसके बाद उसको ऊपर से क्या कर देना, पेंट कर देना। वो जिस साइड में आपने एल्यूमिनियम या सिल्वर का लेयर चढ़ाया है उसी साइड में क्या करना है, उसको ऊपर से पेंट कर देना, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, वो बाहर से किसी स्क्रैच वगैरह से निकल ना जाए। बस इतना ही करना है और आपका मिरर तैयार। आपका जो दूसरा साइड होगा ये क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फॉर्म में यूज होने लगेगा और वही क्या हो जाएगा, एक मिरर के जैसा यूज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये उसी के टाइप का, ये जो आपका यहाँ पे लाइंस दिख रहा है ये क्या आपका पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है क्या है आपका, जैसे कि इस साइड का जो सरफेस है ये पॉलिश किया हुआ है, तो इस साइड का जो सरफेस है ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। क्लियर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। कैसे बन रहा है वो देखिए, किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम हम लोग को टू रे चाहिए होता है। जहां पर भी वो टू रे मीट करता है उस पॉइंट का इमेज कहाँ बनता है, उसी पॉइंट पे बनता है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि मैंने इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ए पॉइंट जो दिख रहा है, इसमें से मैंने टू रेज लिया। एक रे को इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलरली इसको इंटरसेक्ट, उसमें इंसिडेंट करवाया। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलरली अगर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंसिडेंट करेगा वो, तो इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो भी तो इसी लाइन में ही होगा, है कि नहीं। नॉर्मल लाइन भी इसी लाइन में होगा और दोनों एक ही पैरेलल, एक ही लाइन में कोलाइड हो रहा है, इसलिए मतलब कि एक ही लाइन में कोइंसाइड हो जा रहा है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो ऐसे जाएगा और इसी इसी पाथ में वापस आ जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड वाला जो रे मैंने लिया है यहाँ पे, ये है आपका सेकेंड। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए टकराने के बाद, ये आपके टकराने के बाद जिस एंगल से ये गया, सेम एंगल बनाकर इधर रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर। अब देखो कि ये रे को अगर हम लोग आगे पास करते तो ये किधर जाएगा, मतलब कि इधर जा रहा है, ये वाला रे किधर जा रहा है। क्या कभी ये इस साइड में मीट करने वाला है, नहीं करने वाला है। कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर की साइड में इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। इसका एक इमेजिनरी लाइन इसके इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पर किसका इमेज बनेगा, इस पॉइंट का इमेज। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर लेता टू रेज को, तो उसका इमेज कहाँ बनता, इस पॉइंट पे बनता, यहाँ पे। अगर मैं इस पॉइंट को लेता तो इसका इमेज कहाँ बनता, इस जगह पर बनता। इस तरह से एक इमेज जो होगा इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आप देखिए यहाँ पे कि मैंने एक ही पॉइंट से रे को लिया है, क्या एक ही पॉइंट से रे निकलेगा यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे जैसे ये एक मार्कर है, इसमें से इसका अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, मतलब इसके हर एक पॉइंट से क्या होगा यहाँ पे,
ये रेज यहाँ पर निकल रहा होंगे, ऐसे उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, तभी इसका पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। मान लेते हैं कि ए भी क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट जो है, और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है आपका, ये इमेज है। तो देखिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इमेज जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि दोनों रे एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रहा है, इसको तो मीट करवाया जा रहा है, इसलिए एक इमेजिनरी लाइन को थ्रू मीट करवाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल। वर्चुअल को ही आप बोल सकते हैं इमेजिनरी, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा, इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा, सीधा इमेज, ठीक है ना। इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, सेम साइज इमेज का भी होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 100 मीटर बड़ा है तो ये भी 100 मीटर, जितना बड़ा ये साइज उतना ही बड़ा ये साइज। देखिए दोनों का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो सेम रहेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जैसे कि मैं इसको यू मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों क्या होगा, सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। अब इसमें ध्यान में दीजिएगा कि यू और वी क्या है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका, लेटरली इन्वर्टेड। ये जो इमेज होगा ये कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड। इट मींस कि इसका लेफ्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा, राइट जो होगा वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ये सारे क्या है आपके प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स कैप्ट एट एन एंगल थीटा। जब टू मिरर को इस तरह से थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रखा जाता है, तो अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका कितना इमेज फॉर्म होगा, इस चीज को हम लोग पता करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अगर मान लो दो मिरर को मैंने इस तरह से लगाया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों को यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे मैंने लगा दिया, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री बाई 45 माइनस 1। अब देखिए 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। मतलब कि टोटल कितने इमेजेस फॉर्म होंगे वहां पे, 7 इमेजेस फॉर्म होंगे। इस तरह के इमेजेस जो कि यहाँ पे बन रहे होते हैं, इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आप समझ में आ गया आपको, ओके। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में कितने टाइप्स के मिरर्स आते हैं और ये बनते कैसे हैं। तो इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके नाम से आपको ये चीज तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो मिरर बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है, आपका एक स्फीयर से लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर, ग्लास का एक स्फीयर है, ठीक है, इसमें से मैं यहाँ पे कुछ कट कर रहा हूँ और उस कट करके उसको यहाँ पे क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कट किया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से कट किया। तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन मैं इसको क्या करता हूँ, अलग से यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। चलिए यहाँ पर मुझे दो कर्व सरफेसेस मिल गए, ठीक है ना, जो कि ग्लास के सरफेसेस है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसके एक साइड को क्या करूंगा, इसको मिरर बनाने के लिए इसके क्या करना होगा, एक साइड को इसका कोट करना होगा हम लोग को, या तो सिल्वर का कोटिंग कर दे या फिर वहां पे एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन पे मैं इस साइड से अंदर की तरफ से यहाँ पे कोटिंग कर दे रहा हूँ, अंदर के साइड से। चलिए ठीक है, और इस वाली सरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो उभरा हुआ साइड है वहां से मैं इसको कोटिंग कर रहा हूँ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इसका जो पेंटेड वाला पार्ट या कोटेड किया हुआ जो पार्ट है वो कैसा है आपका, इस तरह से कर्व है इनवर्ड के साइड में। तो इसका जो आउटवर्ड सरफेस जो है ये कैसा बन जाएगा, ये एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा एक्ट करने वाला, ठीक है। उसी तरह से इस वाले कर्व सरफेस में आप देखिए कि इसका जो उभरा हुआ पार्ट है ये क्या किया गया है, कोटेड किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इनर पार्ट जो है ये कैसा एक्ट करेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा एक्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका इनवर्ट सरफेस है, जिसका इनवर्ट पार्ट जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये क्या हो गया आपका कनकेव मिरर।
ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें कि उभरा हुआ पार्ट जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा एक्ट कर रहा है, उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए आपको इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये वाले मिरर को देख रहे हैं, इसका जो इनवर्ट पार्ट जो है ये केव के जैसा, केव आप जानते हैं कि इस तरह का होता है, ये मान लीजिए केव हो गया, ठीक है ना, ये केव गुफा के जैसा दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है कि ये जो केव के जैसा जो रिफ्लेक्टिव सरफेस इसका होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में देना होगा कि जैसे मान लो कि ये आपका एक स्फेयर बॉल था, स्फेयर बॉल का कहीं ना कहीं सेंटर तो जरूर होगा, मान लीजिए कि इसका सेंटर कहाँ पे, इस जगह, ये उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ से जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला जो पार्ट है ये इस स्फेयर से कट किया गया है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लीजिए कि उसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर मान लीजिए कि ये वाला है और इसका सेंटर किधर है, यहाँ ये वाला, ये आपको मान लेना, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ये जो मिरर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मिरर बना लेता हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर होगा ये है आपका कनकेव मिरर। आप देख रहे हैं इसका केव वाला जो पार्ट है कैसा है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा एक्ट कर रहा है, ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस में यहाँ पर इस वाले पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है आपका पोल, पोल, ठीक है। इसका जहाँ पे सेंटर होता है, इसे मान लो कि इसका सेंटर कहाँ पे, इस जगह पर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट होता है, ये वाला मिड, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपका, फोकस, फोकस, ये हो गया आपका फोकस ठीक है। ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या आपका फोकस इस मिरर का। ओके, अब देखिए यहाँ से कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए यहाँ पे कि फोकस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, पोल तक का डिस्टेंस, पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसका नाम है फोकल लेंथ। ये क्या होता है आपका, फोकल लेंथ, ये क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। आप देखिए यहाँ पे कि ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग आगे जाके बहुत ही यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स को याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस उसको रेडियस बोलते हैं, और यहाँ पे फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस को एफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मिरर हमने लिया था ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जो फोकस आपको दिख रहा है वो किस साइड दिख रहा है आपका, लेफ्ट के साइड में दिख रहा है, किस साइड में दिख रहा है, लेफ्ट के साइड में दिख रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है आपका, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर में जो आपका सेंटर होगा वो किधर होगा, इधर होगा, तो फोकस भी किधर होगा, इधर ही होगा, ये आपका मान लो सेंटर है, ये आपका फोकस है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, जो फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कनकेव मिरर में किधर होता है, लेफ्ट की साइड होता है, लेकिन आपका वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर में किधर होता है, राइट की साइड होता है। आपको ये सारी बातों को याद रखना है और आगे हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम मतलब कि इमेज के फॉर्मेशन को करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं उसको रे डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो टोटल 4 रूल्स हम लोग को दिए गए हैं, उस रूल्स के हेल्प से हम लोग हर तरह के इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि रे डायग्राम्स के कौन कौन से रूल्स होते हैं।
और इन रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे किसी भी स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है, जितना भी रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो वो फोकस से होकर पास करेगा रिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों मिरर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होता है। मैं यहाँ पे दोनों मिरर्स को ले चुका हूँ और यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि किस तरह से ये सिनेरियो बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे कि आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये वाला आपका क्या है, F, और आपको ये पता है कि ये क्या होता है आपका P, पोल, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि एक रे यहाँ पर इस तरह से है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक दूसरा रे इस तरह से है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक मैं इधर से भी रे ले लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे रे कहाँ से पास करेंगे, इस तरह से फोकस से पास करेंगे। ये सारे रे किधर से जाने वाले हैं, इसी फोकस से पास करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे मान लो रिफ्लेक्ट किया तो रे किधर जाएगा, इधर से पास करेगा, तो ये सारा रे किधर से जाने वाला है, फोकस से होकर गुजरेगा। ये अभी मैंने किसके लिए देखा, कनकेव मिरर के लिए, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पोल तो यहाँ पे है, लेकिन इसका फोकस इस साइड में, ऑब्जेक्ट देखो इस साइड में रहेगा, मतलब रे तो इधर से ही आएगा, लेकिन जो फोकस वो किधर रहेगा, इस साइड में रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा, इस साइड में रहेगा। मान लो कि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C और यहाँ पे क्या हो गया आपका F। तो यहाँ पे मैं मान लेता है कि कुछ रे यहाँ से इस तरह से पैरेलल आया, तो एक रे, दो रे, एक और रे मैं ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। 3 रेज को मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये तो फोकस से जाना चाहिए, लेकिन क्या ये रे जो होगा ये मिरर के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये रे जो होता है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि ऐसा लगेगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पॉइंट से आ रहा है, वो फोकस से आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअली में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। देखिए आप, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से बोलता हूँ कि ये इधर से गया, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लो आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। आपको क्या लग रहा है कि ये वाला रे किधर से आ रहा है, आप ऐसा सोचोगे कि ये वाला रे किधर से आ रहा है आपका, ये आपका रे फोकस से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये किधर से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। उसी तरह से ये वाला रे इस तरह से मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि ये वाला रे भी किधर से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये भी रे इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको क्या लगेगा कि ये रे किधर से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी वो सारा रे एक्चुअली में किधर से क्रॉस करने वाला है, फोकस से, ठीक है। देन अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉर ए इंसिडेंट थ्रू फोकस देन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। सेकेंड रूल में ये बोला गया कि अगर मान लो कि फोकस से जाता है तो ये किधर से पास करेगा, पास सेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल ये किधर से पास करने वाला है, प्रिंसिपल से पास करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या पोल, यहाँ पे क्या है आपका सेंटर C और ये क्या है आपका F। अगर मान लो कोई रे इस तरह से गया, फोकस से इधर इंसिडेंट किया, इस तरह से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2-3 रे ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए। चलिए, ये सारा रे किधर से, फोकस से मिरर की तरफ इंसिडेंट किया। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये सारा रे किधर जाने वाला है, पैरेलल। सारा रे किधर जाएगा, इस तरह से पैरेलल मूव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पैरेलल मूव करने वाला है रिफ्लेक्शन के बाद। आगे देखिए यहाँ पे इस मिरर के बारे में बात करें तो ये क्या है आपका पोल, उसी तरह से ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये क्या है आपका, सॉरी ये P और ये F। जैसे भी रे, जितने भी रे अगर वो देखो यहाँ तो क्या हो गया कि फोकस से तो रे आ नहीं सकता, रे तो हमेशा इस साइड से आएगा, तब रे को कैसे फोकस पे इंसिडेंट करवाएं, हम लोग इस डायरेक्शन में रे को इंसिडेंट करवाएंगे कि वो ऐसा लगेगा कि वो किधर जा रहा है, वो फोकस की तरफ जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। एक्चुअली में ये जा तो नहीं रहा है फोकस की तरफ, लेकिन लग रहा है कि किधर जा रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है। उसी तरह से एक रे में इस तरह से भी ले लेता हूँ, ये किधर जाएगा, ये भी फोकस की तरफ जा रहा है। ये रे देखिए आप यहाँ पे,
ये भी किधर जा रहा है, इस तरह से फोकस की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ वो फोकस के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर फोकस के डायरेक्शन में गया कोई भी रे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे मूव करने वाला है, वो पैरेलल मूव करने वाला है, इस तरह से सारा का सारा रे इस तरह से पैरेलल मूव करेगा। सेकेंड रूल यहाँ पे ये बोल रहा है। थर्ड रूल में ये है आपका कि इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो उसी पाथ में वापस चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये इतने डिटेल में यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन पहले ये समझिए। यहाँ पे ये P हो गया, यहाँ पर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये आपका यहाँ पे F है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ से एक रे यहाँ पर इंसिडेंट किया इस तरह से, यहाँ से एक रे इधर इंसिडेंट किया इस तरह से, यहाँ से एक रे इधर इंसिडेंट किया इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये अपने पाथ पे इस तरह से मुड़ जाएगा, अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा एक्चुअली में क्यों होता है, इसके लिए हम लोग को मैथ का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। कि अगर मान लो कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये क्या होता है, एक सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इस रेडियस में मतलब कि ये जो रेडियस होता है वो इस पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस पर ये जो रेडियस होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेम चीज देखो यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि ये आपका एक स्फेरिकल मिरर से कट किया गया, स्फीयर से कट किया गया, तो ये इसका क्या सेंटर है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये लाइन कौन सा होगा, ये लाइन क्या होगा, रेडियस होगा। अब क्योंकि ये लाइन रेडियस है तो इस पॉइंट पे ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और आप नॉर्मल लाइन के बारे में भी जानते हैं, वो भी क्या होता है कि उस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको और जो नॉर्मल लाइन है वो दोनों सेम ही प्लेन पे, सेम ही मतलब कि कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों लाइन क्या होगा, कोइंसाइड है। इसका मतलब कि दोनों इंसिडेंट एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। इसी कारण से जो इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर फॉल करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में वो चला जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज है, यहाँ पर मान लो कि F है और यहाँ पे क्या है, C है, ओके। तो एक कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, एक्चुअली में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ में वापस मुड़ जाएगा, वापस उसी पाथ में चला जाएगा। ये थर्ड रूल है आपका। फोर्थ रूल बहुत ही सिंपल है और इसका बहुत ही कम यूज होता है रे डायग्राम मतलब इमेज फॉर्मेशन करने में, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ जैसे कि मान लो कि ये आपका क्या है, एक मिरर, ये आपका पोल हो गया, ठीक है ना, ये आपका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देखिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई रे पोल पर इस तरह से इंसिडेंट करेगा, पोल पर, तो रूल में ये बोला गया है कि अगर पोल पर इंसिडेंट करेगा तो ये जितने डिग्री एंगल बनाकर, ये मान लो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इतने डिग्री एंगल बना के इंसिडेंट किया तो सेम डिग्री से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और ये आप नॉर्मली जानते हैं कि हाँ रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है उसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस का जो लाइन देखेंगे वो क्या होता है, ये पोल पर परपेंडिकुलर होता है। इसी कारण से ये कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पर ये थर्ड लॉ में यही बोला गया कि सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए ये सारे बातों को आपको याद रखना है, ये सारे रूल्स को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी हम लोग इमेज की फॉर्मेशन को देखेंगे तो वहां पर इन चारों में से हम लोग कोई भी दो रूल का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों रूल्स का ज्यादातर यूज करते हैं और इससे हमारा रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन जो होता है ये हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है।